हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि मूल्य शिक्षा है क्या। तो मूल्य शिक्षा जानने से पहले हम मूल्य के बारे में जान लें कि मूल्य क्या है। तो मीनिंग ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूर से हुई है। यानी वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के वैल्यूर से मानी जाती है, जो किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करता है। मूल्य क्या है? एक मानक शब्द है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वस्तु, क्रिया एवं विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय लेता है कि वह अपनाएं या त्याग करें। यानी ये चीज़ अपनाने की योग्य है या त्याग करने की। मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से है। यानी ये मूर्त नहीं है, अमूर्त शब्द है। ये क्या है? भावात्मक पक्ष से है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। तो कोई पूछे कि मूल्य क्या है, तो मूल्य वह है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करती है। तो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित कैसे करती है? जैसे कि मान लो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र का है, या जैसे मान लीजिए कोई एक वरिष्ठ शिक्षक है और उसके आसपास कहीं अश्लील डांस हो रहा है और वह वहाँ देखने चला जाए, तो क्या होगा? उसकी सबकी नज़रों में क्या है? वैल्यू कम हो जाएगी। तो वही वैल्यू या मूल्य हैं जो व्यक्ति को उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। तो जो मूल्यवान व्यक्ति है वो सोचता है अरे मेरा वहाँ जाना सही नहीं है, तो अपने आप को क्या कर रहा है? निर्देश दे रहा है और रोक रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो यही क्या है? मूल्य है। छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो जो छात्र हैं उसमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना ही क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो जॉन जे कॉन के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। अब हम मूल्य शिक्षा के बारे में जान लें। वैल्यू एजुकेशन क्या है? विद्यार्थियों में मानवता, देश प्रेम व दूसरों के लिए कल्याण इत्यादि अनेक अच्छी भावनाओं का संचार करना है। यानी मूल्य शिक्षा का क्या काम है? विद्यार्थियों में मानवता, देश प्रेम, दूसरों के लिए कल्याण, ये सब अनेक अच्छी भावनाओं का संचार करना है। मूल्य शिक्षा हमें संस्कार के अच्छे एवं योग्य पहलू का संरक्षण करना सिखाती है। मूल्य हमें ऐसे दृष्टिकोण व स्वभाव को स्वीकारने तथा आदर देने में सहायता करते हैं जो कि हमारे विचारों व स्वभाव से भिन्न हैं। मूल्य शिक्षा में यह क्षमता होती है कि वह किसी अस्वस्थ मस्तिष्क की ताजगी, स्वस्थ, प्राकृतिक व सजगता में परिवर्तन कर सकती है, और इस प्रकार परिवर्तित मस्तिष्क उच्च संवेदना व उच्च स्तरीय बोधगम्यता के योग्य होता है। मूल्यों के विकास में विद्यालय का दृष्टिकोण, उसकी आंतरिक व्यवस्था, शिक्षकों का आदर्श, आपसी सहयोग, बच्चों के प्रति भावनाओं आदि का महत्व है। यानी इन सभी का क्या है? महत्व है। तो हम एक परिभाषा जान लेते हैं मूल्य शिक्षा के बारे में। गवांडे के अनुसार मूल्य शिक्षा में समय के अनुसार मानवीय व्यवहार का अभ्यास किया जाता है। यानी ये मानवीय व्यवहार है, उसका अभ्यास किया जाता है तथा मानवीय हित के लिए विभिन्न माध्यमों को क्रियान्वित किया जाता है। नैतिक शिक्षा मूल्य शिक्षा का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि मूल्य शिक्षा अपने आप में बहुत है। यथार्थवादी शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा और नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, तो उसका क्या है? एक पार्ट है नैतिक शिक्षा। मूल्य शिक्षा सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होने वाली और अपेक्षित मूल्यों पर आधारित होती है, लेकिन नैतिक शिक्षा स्थिर और समाज में प्रचलित व्यक्तिगत आदर्शों से ढकी हुई होती है। अहम क्या है? मूल्य शिक्षा के उद्देश्य जान लें। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? यानी विद्यार्थियों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। एक तो उत्तरदायी यही है कि जो भी विद्यार्थी हैं
उनको एक नागरिक बनाने के लिए उत्तरदायी बनाना है। राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा लोकतंत्र का उचित ढंग से ज्ञान प्रदान करना। और क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों को आत्मज्ञानी बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति सहयोग, प्रेम एवं करुणा एवं मौलिक गुणों का विकास करना है। ये क्या है? हमारे मूल्य शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब हम मूल्य शिक्षा की आवश्यकता जान लेते हैं कि इसकी शिक्षा में क्या आवश्यकता है। अपने देश की कला, संस्कृति तथा दर्शन आदि की गौरवशाली परंपराओं पर विद्यार्थियों को गर्व करने के लिए शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों को आधुनिकता की भ्रामक अवधारणा, अस्तित्ववादी जीवन, अनात्मपरक नास्तिकता, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण तथा कुतर्क प्रधान चिंतन आदि अवगुणों का बोध कराकर उसे अपने देश की संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना। यानी मूल्य शिक्षा से क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए ही है कि जो आधुनिकता है, मॉडर्नाइजेशन है, इसकी जो भ्रामक अवधारणा है इसे दूर करना है। अस्तित्ववादी जीवन और जो अनात्मपरक नास्तिकता है, यानी जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका अंधानुकरण अपने यहाँ ज़्यादा हो रहा है। कुतर्क प्रधान यानी कुतर्क ज़्यादा करते हैं, चिंतन कुतर्क जैसा करते हैं। इन सभी अवगुणों का उन्हें बोध कराकर, समझाकर उन्हें अपने देश की संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना है। विद्यार्थियों को अपने देश के प्रति नैतिकता एवं पुरातन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित कराकर देश की संस्कृति को बचाने के लिए योगदान देने की शिक्षा प्रदान करना है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे वह देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर देश की जनता को भ्रष्टाचार में योगदान न देने की सलाह दे सकें। विद्यार्थियों को अपने देश के प्रति पूर्ण इच्छा शक्ति एवं लगन के साथ देश व समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए मूल्य शिक्षा देना आवश्यक है। अब हम मूल्य शिक्षा का मूल्यों का वर्गीकरण जान लें कि मूल्यों का वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू, यानी टर्नर ने जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में और अपने अपने तरीके से वर्णन किया है, तो हम कुछ का जान लेते हैं। टर्नर ने मूल्यों को 2 वर्गों में बांटा है, आदर्श मूल्य और ठोस मूल्य। आलपोर्ट और वर्णन ने मूल्यों को 6 वर्गों में बांटा है, सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य और धार्मिक मूल्य। यानी आलपोर्ट और वर्णन ने मूल्यों को 6 वर्गों में बांटा है। अब हम मूल्यों का सामान्य वर्गीकरण जान लें, यानी जो हमें जानना है, पढ़ना है, समझना है क्या है। एक तो है शिक्षा जगत के मूल्य, यानी शिक्षा जगत के अंतर्गत क्या आता है? सरकार, विद्यालय, प्रशासन, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के अपने अपने मूल्य होते हैं। यदि सरकार की नीतियां पक्षपातपूर्ण हों या विद्यालय प्रशासन दोषपूर्ण हो या शिक्षक एवं शिक्षार्थी अपने मूल्यों को प्रमुखता न दें तो निश्चित ही उस जगह की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी और एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, हर राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राष्ट्र की संप्रभुता है उसकी रक्षा करे तथा दूसरे की संप्रभुता को ठेस न पहुंचाए। यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का पालन समस्त देशों द्वारा किया जाएगा तो निश्चित ही विश्व में शांति कायम रहेगी, अन्यथा इसके अभाव में हम तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देंगे। फिर है सांस्कृतिक मूल्य, यानी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का लोहा दुनिया मानती है। यानी जो भारतीय संस्कृति है वो एक उच्च कोटि की आदर्श संस्कृति है। जब आज विश्व में नारी को समान दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है तो हमारे प्राचीन काल में ही नारियों के लिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। फिर है पर्यावरणीय मूल्य। पर्यावरणीय मूल्य में क्या है?
पर्यावरण को यदि हम देखें तो परि प्लस आवरण, यानी परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब ढका हुआ, यानी हमारे चारों ओर उपस्थित आवरण पर्यावरण कहलाता है तथा उसकी रक्षा करना तथा संरक्षण करना पर्यावरणीय मूल्य कहलाते हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, जिससे जीवन संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः पर्यावरणीय मूल्यों की रक्षा किया जाना चाहिए। किससे हो सकती है? ये शिक्षा में मूल्यों को मूल्य शिक्षा लागू करने से हो सकती है, क्योंकि जब प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस तरह के मूल्य आ जाए, पर्यावरणीय मूल्य, कि पंखा चल रहा है तो इसे फालतू में तो इसे बंद कर दें, पानी टंकी खुली हुई है फालतू में जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे बंद कर दें, या इस तरह की आदत जिसके अंदर हो, या हम अकेले ही इतनी दूर अपनी वाहन में जा रहे हैं तो हम सार्वजनिक वाहन में क्यों ना जाएं, इस तरह की यदि प्रवृत्ति जिसके अंदर आ जाए, वो क्या है, पर्यावरण को संरक्षण करने में अपना मूल्य देगा। फिर है वैज्ञानिक मूल्य। भारत जैसे बड़े देश में अंधविश्वासों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जानी चाहिए, जिसको वैज्ञानिक मूल्यों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लोगों में वैज्ञानिक तथ्यों के प्रति जागरूकता पैदा करके उनमें तर्कयुक्तता एवं ज्ञान के प्रति उत्सुकता आदि समाहित किया जाए। फिर सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य, यानी सामाजिक मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। जो मूल्य हमारे लिए स्थिर होते हैं वे हमेशा गतिमान रहते हैं, तथा कुछ सामाजिक मूल्य समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। राजनीतिक मूल्यों के पालन के बिना एक सभ्य एवं लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक जनता जनार्दन अपने राष्ट्र के नेताओं एवं शासक तंत्र से संतुष्ट नहीं होगी, तब तक शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। तो अब हम मूल्य निर्माण के स्रोत जान लें, मूल्यों की प्रकृति जान लें। नेचर ऑफ वैल्यू, मूल्यों की क्या प्रकृति है? मूल्यों की प्रकृति धनात्मक होती है, क्योंकि जब मूल्य धनात्मक या सकारात्मक नहीं होंगे तब तक व्यक्ति एवं उनके समाज का विकास संभव नहीं है। समाज उन मूल्यों को कभी नहीं स्वीकार करता जो सार्वभौमिक न हो। अमेरिका जैसे राष्ट्र में व्यक्तियों ने इतना बैंकों से कर्ज ले लिया कि उनकी आर्थिक व्यवस्था ही समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि भारतीय प्रकृति में कर्जा शुरू से ही गलत आचरण का प्रतीक रहा है। मूल्यों की हम प्रकृति जान लेते हैं। और क्या है? मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इनका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से है, यानी भावात्मक पक्ष से है। मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंडों को व्यक्तियों द्वारा दिया गया एक महत्व है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। व्यक्ति में मूल्यों का विकास विभिन्न क्रियाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी जितनी भी क्रियाएं हैं इनमें भाग लेने से होता है। मूल्यों का पालन करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है। मूल्यों की रक्षा के लिए लोग प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी अपने मूल्यों की रक्षा करते हैं, पर साथ ही आवश्यकता होने पर इनमें परिवर्तन भी करते हैं। मूल्य निर्माण के स्रोत, यानी मूल्य का निर्माण किन किन स्रोतों से होता है? तो मनुष्य जीवन के मुख्य आयाम सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक यही हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, समाज के बारे में जान लें। समाज, मनुष्य जिस समाज में पैदा होता है वह उसके साथ अंतःक्रिया करता है, उनके जीवन मूल्यों को ग्रहण करता है, उस समाज के मानदंडों को स्वीकार करता है, उस समाज के मापदंड भविष्य में जाकर उसके लिए आदर्श बन जाते हैं, उसके व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करने लगते हैं और उसके मूल्य बन जाते हैं। यानी जिस समाज में बालक रहता है उसके वैसे ही मूल्य बन जाते हैं। फिर है संस्कृति, यानी किसी समाज की बड़ी विशेषता उसकी संस्कृति ही है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसके रहन सहन या उसकी संस्कृति को सीखता है। इसके साथ वहाँ के खान पान की विधियों, व्यवहार के प्रतिमानों, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास, इन सभी चीज़ों को सीखता है और धारण भी करता है। तो भविष्य में वह इसी संस्कृति को अपने जीवन का अंग बना लेता है। यह मूल्य निर्माण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। फिर है धर्म। किसी भी समाज का प्रभावशाली तत्व होता है धर्म। पाया जाता है कि बच्चा जिस परिवार में पलता और बढ़ता है उसी परिवार के धर्म को स्वीकार करता है तथा उसके नियमों से नियंत्रित होता है। इस प्रकार मूल्य निर्माण का एक प्रमुख स्रोत क्या है? धर्म है।
फिर है अर्थतंत्र। समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। यानी जो जिसका शोषण कर रहा होता है वो शोषक कहलाता है और जिसका शोषण हो रहा है वह शोषित वर्ग कहलाता है। यानी शोषक वर्ग द्वारा सदैव शोषित वर्ग का शोषण किया जाता है, जिससे शोषित वर्ग के शोषक वर्ग के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी तरफ समाज में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, जिसका लोग सम्मान तथा आदर भी करते हैं। यानी सभी तरह के मूल्य होते हैं। फिर है राजतंत्र। राज्य की सत्ता सर्वोपरि होती है। शुरू से ही देखा गया है कि एक राजा द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को जनता द्वारा अक्षरशः पूरा किया जाता रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी शासन तंत्र महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राजा की अपेक्षाओं से थोड़ा सा कम अपेक्षाएं जनता से रखता है, उन अपेक्षाओं का पालन कराता है। राजतंत्र द्वारा निश्चित सिद्धांतों एवं आदर्शों को व्यक्ति द्वारा महत्व दिया जाना स्वाभाविक है। तो राजतंत्र भी मूल्यों के निर्माण में योगदान देते हैं। इसके बाद विद्यालय, यानी परिवार की जो विद्यालय है, विद्यालय की व्यवस्था में समाज, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मूल्यों का भी निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत अंधविश्वासों, जाति प्रथा को समाप्त कर मानवतावादी मूल्यों को प्रदान किया जाता है बच्चों में। अतः विद्यालय की मूल्य निर्धारण का साधन है। यानी विद्यालय भी क्या है, मूल्य निर्धारण का एक साधन है। इसके बाद हम जान लेते हैं मूल्यों के प्रकार। तो मूल्य दो प्रकार का होता है, यानी आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। आंतरिक मूल्य क्या हैं? जो विचारक थे लेविस, उन्होंने आंतरिक मूल्यों को व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से स्वीकार करना बताया। व्यक्ति अपनी इच्छा से उन मूल्यों को स्वीकार करता है और जो उसके अंतर्गत यानी हृदय के अंग होते हैं और जिसके पालन करने का आदेश व्यक्ति को अपने अंदर से प्राप्त होता है और जिनके पालन से उसे आत्मसंतोष मिलता है। इस वर्ग में उन्होंने धर्म पर आधारित नैतिक नियमों को स्थान दिया है, जैसे सत्य, दया, ये सभी। इसके बाद है बाह्य मूल्य, यानी लेविस ने बाह्य मूल्यों को, यानी जिन्हें मानव बाह्य दबाव से स्वीकार करता है और जो उसकी बुद्धि को तो स्वीकार होते हैं पर वे उसके अंतर मन में स्थान नहीं बना पाते और जिसका पालन वह बाहरी वाह प्राप्त करने के लिए करता है। इस वर्ग में उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक नियमों को रखा है, जैसे धर्मनिरपेक्षता। यह एक लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति समाज को केंद्र में रखकर कार्य करता है। तो ये हमारी क्या है, मूल्य शिक्षा हुई। धन्यवाद।